गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे वितान में कलाओं के बारे में, चित्रकला, जिसमें अनेक चित्रकारी को दिखाया भी गया है। ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये चित्र है किवाड़ चित्रकारी राजस्थान। दीवारों में जो बनाया जाता है उस प्रकार की चित्रकारी है जो प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध है। उसके नीचे है पटचित्र उड़ीसा, जो हम अक्सर जगन्नाथ भगवान की मूर्ति देखते हैं। उड़ीसा में इस प्रकार के चित्र बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक स्थायी, जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है। इसमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी है। पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इसमें होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक ही होती है, जैसे फूलों का रस, पत्तों से या और किसी चीज से जिससे उस रस निकाला जा सकता है। इन्हीं चीजों को कलर के रूप में, रंगों के रूप में उपयोग करके इसे बनाया जाता है। इन चित्रों की विशेषता है कि इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियां, माने बनाने का जो एक विशिष्ट अलगाव होता है। वनों गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। कहाँ पर करते थे? लकड़ी के मंदिरों पर। इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव, ये प्रसिद्ध कवि हैं रीतिकाल के। उस समय जो उन्होंने गीत गोविंद को भी उकेरा है, माने चित्र, उसने जो गीत गोविंद कविता जो लिखी है, इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात यह है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं, जो एक प्रकार की शैली है। जैसे कथक होता है वैसे ही ओडिसी नृत्य होता है। तो इसमें जो पद हैं गीत गोविंद में, उसको नृत्य में ये लोग दर्शाते भी हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यह है कलाओं की मुख्य बात। जैसे अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग कलाकार भी होते हैं, किंतु ये एक दूसरे से उतना ही गहरा संबंध रखते हैं। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखते हुए आज के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु कलाओं की बहुत मांग है। अब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अस्थायी कलाओं में गोबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली। यहाँ पर अब आपको बताया जा रही है जैसे ये पेंटिंग है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, ये स्थायी है, माने ये लगभग सभी जगहों पर शैलियां अलग होती हैं, वस्तुओं का प्रयोग अलग होता है, किंतु सभी जगह पाया जाता है। ये अस्थायी कलाएं माने जो लोग अपने स्तर पर प्रयोग कर लेते हैं, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, और इसमें अलग अलग प्रकार के रंगों का, चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐपण, अल्पना, रंगोली। अभी त्योहारों के समय प्रत्येक घर के आंगन में आपको अलग अलग प्रकार की रंगोली दिखेगी। वैसे ही दक्षिण भारत और महाराष्ट्र और उत्तर भारत, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की रंगोली पाई जाती है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से भी है। कुछ भी होता है तो घर के आंगन में सबसे पहले रंगोली डालते हैं। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उत्तराखंड में, वास्तव में उत्तराखंड में इसे ऐपण कहते हैं, किसे? रंगोली को ही। और इसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सत्तिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन,
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौक पूरना। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसे मुख्य रूप से अपनी भाषा में चौक पूरना ही कहा जाता है। दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं, माने जैसे कथा पूजा है या घर में कोई काम हो रहा है, सगाई है, विवाह है, जन्मोत्सव है, सभी समय पर बनाया जाता है। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। ये भारत की एक मुख्य विशेषता है कि विभिन्न कलाएं हमारे संस्कृति में समाहित है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है उससे कहीं अधिक इसके बाहर भी है, माने विदेशों में, अन्य स्थानों में उतना ही महत्व इसका है। यह ध्यान देने की बात है कि कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। जो डबल डॉट में लिखा है, वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। इसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन, जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और स्यार में फैलकर नए रूप धारण करते हुए और फुटकर माने छोटे छोटे रूप में नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें देखना चाहिए। हमें कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। यहाँ तक लिखा है और इसके बाद ही डबल डॉट है, तो ये पूरा एक वाक्य है। यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व में अन्य भूभागों में भी हुआ है। माने कलाएं तो भारतीय हैं किंतु अन्य जगहों में, माने इस द्वीप से दूसरे द्वीप में, दूसरे देशों में भी ये पाए जाते हैं। लेकिन इन कलाकृतियों के सृजन माने बनावट में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, थोड़ी बहुत अलग अलग पाई जाती है। आपको बताया जा रहा है गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा, माने भगवान तो एक ही हैं, बुद्ध ही हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा जो गांधार शैली में बनाई जाती है और तिब्बत की शैली में बनाई जाती है, इन दोनों में अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान है और यह स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसी के साथ चित्र दिखाया गया है आपको राग मेघमल्हार बूंदी चित्रकला में राजस्थानी शैली। उसके नीचे डब्बे में लिखा हुआ है जो बॉक्स में, उसको ध्यान देंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन, माने साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य जो बिल्कुल भी इन चीजों में रुचि नहीं रखता, नहीं जानता, ऐसा मनुष्य बिना पूंछ के पशु के समान है। माने मनुष्य में भावनाएं होती ही हैं और इन कलाओं में यदि कला अपने को नहीं आती है तो किसी और की कला का कद्र होता है, समझ, परख और उसे देखकर प्रसन्नता, लेकिन कला के प्रति लगाव मनुष्य में होता ही है। चित्रकला के बाद है संगीत कला। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है, प्राचीन साहित्य में देखना। और जो हमारे वेद पुराण है, ओम का उच्चारण, फिर उसके बाद श्लोक से बना विभिन्न भजन और कीर्तन। विद्वान लगभग 5000 वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। नीचे लाइन डालेंगे। इस समय में 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है। कौन से समय में? वैदिक काल में। ये है एक मार्गी तथा दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था, माने ये जो 2 प्रकार बताए जा रहे हैं उसमें से पहला है मार्गी, तो वो धार्मिक संगीत से जुड़ा हुआ है, नियम अनुशासन से बंधा है। देसी ये जो दूसरा है लोक से जुड़ा है, माने जन समूह जहां पर भी इकट्ठे होते हैं, जिस प्रकार का वहां का वातावरण है उसके अनुसार उसमें संगीत बन जाता है। लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही पाया जाता है, गाया जाता है। माने
कोई एकल संगीत इसमें नहीं होता। और यदि कोई कला है या संगीत है तो लोग जहाँ एकत्र होंगे वहीं उसकी परख पहचान होगी। इस प्रकार यह क्या होता है, सामूहिक होता है। सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए गए हैं, 4 वेद पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो उनमें से जो सामवेद हैं उसमें संगीत का उल्लेख है। उसमें यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही साम कहते हैं। जिस प्रकार कोई भी पूजा पाठ का काम शुरू होता है, मंत्रों का उच्चारण एक विशेष लय से होता है, इसे साम कहा जाता है। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती। उसका कारण यह भी है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते थे। माने जैसे आज प्रत्येक चीज का रिकॉर्ड रहता है, उल्लेख रहता है, उस समय में प्रत्येक चीज लिखा हुआ नहीं है। बहुत सी चीजें मौखिक है भारत में। इसी के साथ अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है। जैसा कि हमने आरंभ में उल्लेख किया था, ये प्रसिद्ध है और प्रामाणिक ढंग से मिलता है का तात्पर्य है क्योंकि आरंभ समाज का हुआ, समाज में समूह आया, समूह जब हुई तो संस्कृति आई, तो संस्कृति में धीरे धीरे करके लोग अपने अपने अनुसार डालते गए, उसमें जो भी सुधार होता रहा। तो प्रामाणिक कहने का तात्पर्य है प्रमाण के सहित उस समय का पता चलता है। आज के शास्त्रीय संगीत में बहुत अलग नहीं था, माने उस समय जो था उसी को परिष्कृत करके आज का संगीत बनाया गया है। और अगर आपने वीणा किसके पास रहता है? सरस्वती के हाथों में जो रहता है, पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को भी सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले, माने जब इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, बनाने के लिए इस प्रकार के औजार उपलब्ध नहीं थे जिससे इन संगीत के उपकरणों को बनाया जा सके। हजारों साल पहले संगीत कैसे रहा होगा, उसमें कितना करीब था। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव, मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर में, तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना होगा, वाद्य यंत्र माने जो बजाए जाते हैं, विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स को देखा होगा, तो आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। बजा के देखना घर में, अलग प्रकार का जो कांसे का लोटा है उसको यदि सिक्के से बजाया जाए तो अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। थाली को यदि सिक्के से बजाए तो, यदि कुछ पतला माने जिस प्रकार बजाने के लिए डंडे का प्रयोग किया जाता है उस प्रकार का यदि स्टील का कुछ हो तो उसमें अलग आवाज आएगी, और यदि लकड़ी का लंबी छड़ी का प्रयोग करेंगे तो अलग। वीणा, जल तरंग, रबाब, दोतार या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस बात को समझ सकते हैं कि भारत में किसी भी प्रकार के चीज से संगीत निकाल सकते हैं, जिसको बजने से अलग प्रकार का आवाज निकाला जा सके उसका भी प्रयोग करते हैं। और इन सब के में किए जाने वाले चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा की चीजें होती है। जैसा कि अभी बताया गया, लोटा, थाली, इनमें अलग अलग प्रकार की ध्वनि होती है। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य वीणा ही था। क्या आपने सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्में, अब आ जाइए आधुनिक और प्राचीन में तुलना करने में,
गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे। आज का आपका यह कार्य है ढूंढ के रखना कि पुराने समय में कौन कौन से गाने थे, किस प्रकार का संगीत था और किस प्रकार के उसमें फिल्मों में प्रयोग था।